वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कल सुबह 10 बजे। मतलब इस मूवी का यही मतलब होता है। अब मूवी के बारे में बात करें तो छोटे पटाखे में बड़ा धमाका। सारी मूवी एक ही रात में चलती है और उसी तरह से मूवी के सारे कैरेक्टर्स को कल सुबह 10 बजे किसी जगह पर पहुँचना होता है। तो इस दरमियान में इन लोगों के साथ क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं पेश आई, इन लोगों की कहानी क्या है, इसी पर बेस्ड है इस मूवी की कहानी। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। सम काइंड ऑफ ए कॉमेडी थ्रिलर टाइप की मूवी है ये। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में हैदराबाद के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। फिलहाल एक डॉक्टर एक बंदे के पास आकर कहने लगता है कि सॉरी, हम आपके भाई को बचा नहीं पाए, सीवियर कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको। आप बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके बॉडी को ले जा सकते हो। वैसे आप क्रिमेशन कहाँ पर करने वाले हो? वो बंदा कहने लगता है कि सर क्रिमेशन तो काकीनाडा में ही होगा। आज ही मेरा भाई मुझे देखने के लिए यहाँ पर आया था और मैंने नहीं सोचा था कि मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ जाएगा। इस बंदे का एक पीए होता है जिसका नाम होता है राममूर्ति। कहने लगता है कि राममूर्ति जी, मैं पहले काकीनाडा पर जाकर वहाँ पर तैयारियां कर देता हूँ। आप भैया की डेड बॉडी को लेकर कल सुबह तक आ जाना। इस तरह से मरे हुए बंदे का छोटा भाई वापस काकीनाडा चला जाता है। उसके बाद वो बंदा राममूर्ति डॉक्टर से एम्बुलेंस के बारे में पूछने पर डॉक्टर कहने लगता है, हाँ मैं एक प्राइवेट एम्बुलेंस वाले बंदे को जानता हूँ, वो आपको सेफली काकीनाडा पहुँचा देगा। इस तरह से वो डॉक्टर मल्लेश नाम के एक बंदे को कॉल करके इसी डेड बॉडी के बारे में बताने लगता है। राममूर्ति उस मल्लेश से पूछने लगता है कि तुम्हारे चार्जेस क्या है। मल्लेश कहने लगता है, अरे मेरे कोई चार्जेस ही नहीं है, फ्री सर्विस है मेरी, बस आप मेरे एम्बुलेंस में डीजल भरवा दीजिए 60,000 रुपए का। राममूर्ति कहने लगता है कि अगर पैसे पूछना था तो डायरेक्ट पूछ लेते, इनडायरेक्टली पूछने की क्या जरूरत थी। उसके बाद मल्लेश और राममूर्ति डेड बॉडी को लेकर काकीनाडा जाने लगते हैं, जो बहुत ही दूर होता है हैदराबाद से। रास्ते के दरमियान में मल्लेश राममूर्ति से पूछने लगता है कि जो बंदा मरा है वो आपको क्या लगता है। राममूर्ति कहने लगता है कि मेरे बॉस का भाई है, लेकिन मुझे भी वो अपना भाई मानते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मल्लेश कहने लगता है, अरे सर भगवान ऐसे ही है, अच्छे लोगों को उठा लेते हैं, मेरे और आपके जैसे लोगों को दुनिया में ही रखते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद मल्लेश चाय पीने के लिए किसी जगह पर अपनी गाड़ी को रुकाता है। राममूर्ति कहने लगता है, अरे मल्लेश बीच बीच में ऐसे मत रुकाओ, मुझे कल सुबह डेड बॉडी लेकर 10 बजे पहुंच जाना है। मल्लेश भी कहने लगता है, अरे सर आप टेंशन क्यों लेते हो, आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, आप बस चिल से बैठिए। मल्लेश किसी दुकान के पास आकर जिस तरह से बस कंडक्टर से पुकारते रहते हैं वैसे पुकारने लगता है, मतलब पैसेंजर्स को बुलाने लगता है। वहीं पर एक बंदा बैग से खड़ा होता है, कहने लगता है, अरे भैया आपको कहाँ पर जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, मेरे गाड़ी में एसी है नॉन एसी है। इस तरह से मल्लेश उस बंदे को अपने एम्बुलेंस के पास लाने पर वो बंदा एम्बुलेंस को देखकर शॉक में जाता है। क्या मैं अपनी सारी जर्नी एक डेड बॉडी के साथ रहकर गुजारूं? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एसी नॉन एसी की सर्विस। अब मल्लेश को देखकर वो राममूर्ति मल्लेश के पास आकर यही बात पूछने लगता है, अरे मल्लेश ये तुम्हारी एम्बुलेंस है ना ही कि बस। मल्लेश कहने लगता है, अरे सर मेरी गाड़ी में काफी सारी प्लेस है, क्यों ऐसे ही खाली जाऊं मैं, 2-4 पैसेंजर्स को ले लेते हैं, चाय पानी का खर्चा आ जाएगा। राममूर्ति कहने लगता है कि मल्लेश समझा करो यार, मुझे कल सुबह 10 बजे पहुंचना है, तुम फटाफट से गाड़ी निकालो यार। और थोड़ी देर के बाद चिटफंड के कुछ औरतें मल्लेश को कॉल करने लगते हैं, मतलब मल्लेश इनके पास कुछ चिटफंड डाला होता है, उसी के बारे में कॉल करने लगते हैं, ग्रुप कॉल। बातों ही बातों में राममूर्ति से भी कहने लगता है कि अरे सर आप भी अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, हमारा सारा बिजनेस ऑनलाइन में चलता है। राममूर्ति को मल्लेश की सारी हरकतें बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। दोबारा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज यार तुम ये फालतू चीजें बंद करके फटाफट से गाड़ी पर ध्यान दो। इसी रास्ते के दरमियान में कुछ लोग किसी बंदे को बहुत मारपीट रहे होते हैं, तो मल्लेश इस चीज को देखकर दोबारा अपनी एम्बुलेंस गाड़ी को रुकाकर ये भी वहाँ पर जाकर उस बंदे को मार पीट कर वहाँ से वापस आने लगता है। राममूर्ति पूछने लगता है, अरे मल्लेश कौन था वो बंदा, क्या तुम उस बंदे को जानते थे? मल्लेश कहने लगता है, अरे मुझे पता नहीं सर कौन था वो, सारे लोग मारे थे तो मैं भी मारने लगा, चलिए फटाफट से 10 बजे तक पहुंचना है ना हमको, गाड़ी में बैठिए। इस तरह से राममूर्ति को एसी रूम में बिठाने लगता है आराम करने के लिए, मतलब वही डेड बॉडी के पास। दूसरे सीन में एक कपल को दिखाया जाता है, प्रसाद और कीर्ति। फिलहाल ये दोनों अपने घर से भाग रहे होते हैं। बीच रास्ते में प्रसाद की बाइक खराब हो जाती है, तभी वो मल्लेश इन दोनों को यहाँ पर देखकर अपनी गाड़ी को रुकाता है। पूछने लगता है कि अरे ब्रो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर जाना है तुमको? प्रसाद कहने लगता है, भैया हम दोनों को फटाफट से काकीनाडा पहुँचना है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मल्लेश पूछने लगता है, क्या तुम दोनों घर से भाग रहे हो? कीर्ति कहने लगती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। प्रसाद चलो, अगर हम किसी टैक्सी वाले बंदे को 10,000 रुपए देंगे तो वही हमको ड्रॉप कर देगा। 10,000 का अमाउंट सुनते ही मल्लेश शॉक में जाता है।
इन दोनों से कहने लगता है कि वो 10,000 आप मुझे ही दे दीजिए, मैं आप दोनों को काकीनाडा ड्रॉप कर दूंगा, और वैसे भी बीच बीच में पुलिस की चेकिंग होगी, आप दोनों तो घर से भाग रहे हो, तो एम्बुलेंस को देखकर पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। सो प्रसाद भी कीर्ति से रिक्वेस्ट करने पर ये दोनों मल्लेश की गाड़ी में बैठ जाते हैं फ्रंट सीट पर। रास्ते के दरमियान में मल्लेश प्रसाद से पूछने लगता है, ब्रो तुम करते क्या हो? प्रसाद कहने लगता है कि भैया मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मल्लेश कहने लगता है, वाह तुम्हारे ऑटो ड्राइवर वालों को भी काम मस्त है, झटके से लड़कियों को पढ़ा लेते हो तुम लोग। कीर्ति कहने लगती है कि प्रसाद ऐसा वैसा ऑटो ड्राइवर नहीं है, वो काम के साथ साथ ग्रुप्स की भी प्रिपरेशन कर रहा है। मल्लेश पूछने लगता है कि वैसे तुम दोनों काकीनाडा क्यों जाने वाले हो? प्रसाद कहने लगता है कि हम दोनों वहीं पर जाकर शादी करने वाले हैं। एक्चुअली कीर्ति का गांव काकीनाडा ही होता है। प्रसाद का कहना होता है कि हम दोनों यहीं पर शादी कर लेंगे, लेकिन कीर्ति का कहना होता है कि हम दोनों हमारे गांव पर जाकर शादी कर लेंगे। प्रसाद कहने लगता है कि अगर ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चलेगी तो पहले मुझे मार देंगे। कीर्ति भी कहने लगती है कि पहले हम दोनों की शादी हो जाने दो, कोई भी तुमको हाथ नहीं लगाएगा। थोड़ी देर के बाद मल्लेश अपनी गाड़ी को किसी जगह पर स्टॉप करता है। मतलब राममूर्ति ने सर दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था, इसलिए मल्लेश एक मेडिकल स्टोर के पास आता है। उसी मेडिकल स्टोर के पास रघु नाम का एक बंदा होता है, जो मेडिकल स्टोर वाले बंदे से कुछ कहने से हिचकिचा रहा होता है। रघु की प्रॉब्लम देखकर मल्लेश मेडिकल स्टोर वाले से कहने लगता है, अरे इस बंदे को कंडोम्स दे दो। बात यह है कि रघु एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय होता है, कंडोम्स के बारे में सी भी पता नहीं होता इसको। मल्लेश से पूछने लगता है कि अरे भैया क्या इसमें कोई साइजेस होते हैं? मल्लेश कहने लगता है साइजेस नहीं फ्लेवर्स होते हैं, तुम चॉकलेट फ्लेवर लो मस्त होगा। मेडिकल स्टोर वाला रघु से पूछने लगता है कि सर कितने चाहिए? ये रघु सारा सारा डब्बा उठा लेता है और उसी तरह से मल्लेश को थैंक यू भी बोलने लगता है। उसके बाद उस रघु के बारे में दिखाया जाता है। एक्चुअली कुछ दिनों के बाद रघु की शादी होने वाली होती है और रघु का फ्रेंड रघु को एक कैफे पर बुलाकर यही बात कहने लगता है कि अरे यार कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है और अभी तक तुमने अपनी वर्जिनिटी नहीं खोई, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, इसलिए शादी से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लो। रघु के फ्रेंड ने ऑलरेडी एक लड़की से बात कर चुका होता है, वही रघु के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो उसी लड़की का नाम होता है दिव्या, जो एक कॉल गर्ल होती है। फिलहाल वो दिव्या किसी बंदे के साथ एंजॉय कर रही होती है। उस बंदे से एक बड़ा पैसा मांगने पर वो बंदा दिव्या को मना करने लगता है। वो दिव्या अपने ब्रोकर के पास आकर कहने लगती है कि साला पहले से ही बुढ़ा हुआ है और इसके पास इतने सारे पैसे है, थोड़े पैसे क्या मांग लिया, ज्ञान पेने लग गया, क्या मरते वक्त सारे पैसे अपने साथ ले जाएगा? वो ब्रोकर कहने लगता है, अरे उसके बारे में छोड़ो, तुम्हारे लिए एक और ब्रोकर आया है, 10,000 रुपए की डील हुई है, 5 तुम्हारे 5 मेरे। इस तरफ रघु का फ्रेंड रघु से दिव्या के बारे में ही बातचीत करते रहता है कि बड़े बड़े आदमी दिव्या से मिलने के लिए तरस रहे होते हैं और ऐसी दिव्या आज रात तुमको मिलने वाली है। लेकिन ये रघु थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है, क्या शादी से पहले ऐसा करना सही रहेगा? रघु का फ्रेंड कहने लगता है, अरे सही गलत कुछ नहीं होता, अगर शादी होने के बाद तुम अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाओगे तो समाज तुम पर ही उंगली उठाएगा। अब रघु भी ठीक है समझकर किसी जगह पर जाकर उस दिव्या को पिकअप करने लगता है। एक्चुअली दिव्या रघु की गाड़ी को देखकर फटाक से पहचान कर इसके गाड़ी में आकर बैठ जाती है, लेकिन रघु उल्टा इस लड़की से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में क्यों बैठी हो? दिव्या कहने लगती है कि जिस लड़की के लिए तुम आए हो वो मैं ही हूँ बेटा, चलो अब कहाँ पर ले जाने वाले हो तुम मुझे? लेकिन रघु को एक भी प्लेस पता नहीं होती। दिव्या कहने लगती है चलो तुम्हारे घर पर चलो। रघु कहने लगता है नहीं बाबा, मैं हमारे घर पर नहीं जा सकता। दिव्या कहने लगती है चलो मैं एक लॉज को जानती हूँ, वहाँ पर चलते हैं। तभी रास्ते के दरमियान में वो दिव्या गोलगप्पे खाने की इच्छा करने पर रघु दिव्या को गोलगप्पे खिलाने लगता है। दिव्या पूछने लगती है कि लगता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? रघु कहने लगता है हाँ दिव्या जी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, एक्चुअली मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया। इसी बातों में रघु का वो फ्रेंड कॉल करने लगता है, पूछने लगता है कि रघु क्या कर रहे हो? रघु कहने लगता है अरे कुछ नहीं यार, वो दिव्या गोलगप्पे खा रही है। उसका फ्रेंड कहने लगता है अरे यार क्या तुम भी गोलगप्पे खिला रहे हो? इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे बगल में रहकर तुम गोलगप्पे खाने की बात कर रहे हो? उस दिव्या को मेरे बारे में पूछो, कहानियां बताएगी मेरे बारे में। तो रघु उसी तरह से दिव्या को अपने फ्रेंड के बारे में पूछने पर दिव्या कहने लगती है अरे वो तुम्हारा फ्रेंड है, वो तो काम बकचोदी ज्यादा करता है और उसी तरह से उसका इत्तू सा है। खैर बाद में गाड़ी में आने के बाद दिव्या रघु को कंडोम्स के बारे में पूछने लगती है। रघु कहने लगता है कि मेरे पास तो वो नहीं है, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। इस तरह से एक मेडिकल स्टोर पर जाने लगता है। तो यहीं पर रघु की मुलाकात उस मल्लेश से हुई थी। मतलब रघु दिव्या के साथ कांडमांड करने के लिए ही यहाँ पर आया था और इसको कंडोम के बारे में सी भी नहीं पता होता। मल्लेश ने इसकी मदद की। सो थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक लॉज पर आते हैं। कमरे में आने के बाद रघु दिव्या को देखकर बहुत शर्माते रहता है, इवन इसको टच करने से भी डरते रहता है, इसके हाथ कांपते रहते हैं। जब फाइनली रघु कुछ करने वाला होता है तो बगल वाले रूम से टीवी की आवाज आती रहती है, मतलब कुछ हाई वॉल्यूम होती है। तो रघु उस कमरे पर जाकर वॉल्यूम कम करने के लिए कहता है।
लेकिन फिर भी उस कमरे के लोग टीवी का वॉल्यूम कम नहीं करते। रघु बार बार डिस्टर्ब होते रहता है। जब रघु दोबारा बोलने के लिए बाहर जाता है तो तभी रघु एक पुलिस वाले को देखता है, आर्मुगम, जो इस लॉज के पास आता है। रघु दिव्या से कहने लगता है, अरे दिव्या फटाफट से यहाँ से चलो, पुलिस वाले आ चुके हैं। दिव्या कहने लगता है, अरे यहाँ पर कोई भी पुलिस वाले नहीं आते, आया होगा तो वो आर्मुगम आया होगा। रघु कहने लगता है, अरे तुम्हें क्या, ये सारी चीजें नॉर्मल है, मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सोसाइटी में मेरी एक इज्जत है। ये सुनने के बाद दिव्या थोड़ा सा अपसेट होने लगती है। ये दोनों उस आर्मुगम की नजरों से बचकर अपनी गाड़ी के जरिए से जब जा रहे होते हैं तो इनका टक्कर एक और गाड़ी से हो जाता है। इस गाड़ी में दो बंदे होते हैं, इन्हीं का नाम होता है राजू और जॉनी। तो ये दोनों भी उस पुलिस वाले को देखकर अपनी गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। अरे यार, यहाँ तो पुलिस वाला है। एक्चुअली ये राजू और जॉनी एक पब में काम करते रहते हैं। इस पब के ओनर का नाम होता है शरीफ। ये शरीफ इन दोनों को एक छोटा सा काम दिया होता है, मतलब एक ड्रग्स के माल को किसी को डिलीवर करना था। हालांकि इस बैग में कोई भी ड्रग्स नहीं होता, खाली होता है वो, बस इनकी ईमानदारी चेक करने के लिए इनको टेस्ट किया था। तो इन दोनों की ईमानदारी को देखकर शरीफ इन दोनों को असली काम देने लगता है कि किसी जगह पर जाकर एक बहुत बड़ा माल लेकर आना है। इस काम के बारे में सुनने के बाद जॉनी राजू को मना करने लगता है कि अरे यार, इस काम में तो बहुत बड़ा रिस्क है। राजू कहने लगता है, अरे जॉनी, कब तक ऐसे छोटे मोटे काम करते रहेंगे, एक बार हम बड़ा हाथ मारेंगे, उसके बाद हमारी लाइफ सेटल। अरे हम कौन सा ड्रग्स बना रहे हैं, हम तो बस डिलीवरी बॉयज है, कोई देता है कोई लेता है। स्पेशली राजू के बारे में बात करें तो राजू की माँ मरने के बाद राजू का फादर एक और शादी कर लिया, जिसकी वजह से राजू अपने फादर से बहुत नाराज होता है। इसका एक सौतेला भाई भी होता है जिसका नाम होता है पांडु। राजू अपने फादर की बात को एक भी नहीं मान रहा होता, हमेशा अपने फादर से ही कहने लगता है कि अगर एक बार मेरे हाथ में पैसे आ जाए तो मैं खुद इस घर को छोड़ दूंगा पापा, इस घर में तुम और तुम्हारी बीवी ही रहो। उसके बाद वो जॉनी राजू के पास आता है पिक करने के लिए। जॉनी की बहन का नाम होता है मेरी, और उसी तरह राजू और मेरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। इन तीनों का गांव काकीनाडा ही होता है। राजू और जॉनी हैदराबाद में उस बार में काम करते रहते हैं। जॉनी अपनी बहन मेरी से कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी, हम 2 दिन अवेलेबल पर नहीं रहेंगे, बॉस ने हम दोनों को एक इम्पोर्टेंट काम सौंपा है। यहाँ पर एक और बात यह है कि मेरी की पढ़ाई खत्म हो चुकी होती है, अंडमान में इसको नर्स की जॉब ऑफर आई होती है, वहाँ पर जाने की प्लानिंग करती है। मेरी यही चाहती है कि ये दोनों भी इसके साथ अंडमान आ जाए, हम तीनों वहीं पर एक साथ सेटल हो जाएंगे। राजू कहने लगता है कि मेरी यहाँ पर हमारा थोड़ा काम पेंडिंग है, वो खत्म होने के बाद हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। सो बाद में राजू और जॉनी का बॉस अपनी गाड़ी की चाबी देकर कहने लगता है कि तुम दोनों हैदराबाद जाकर वहाँ पर माल लेकर यहाँ पर आ जाओ। तो ये दोनों उसी तरह से आधा फटा हुआ नोट लेकर सलीम नाम के एक बंदे के पास आते हैं माल लेने के लिए। इसी दरमियान में गांधी नाम का एक रिपोर्टर इस सलीम के पास आकर हल्के से धमकाने लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बॉस से बात कर लिया है, तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के सारे काले चिट्टे एक पेनड्राइव में है, फटाफट से 10 CR मुझे दे दो। तो इस गांधी की बातें सुनने के बाद सलीम शॉक में रह जाता है। अपने बॉस को कॉल करने पर उसको बॉस भी यही बात कहने लगता है कि उस गांधी को जितना चाहे उतने पैसे दे दो, इसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। दूसरी तरफ वो मेरी राजू को कॉल करके यही बात पूछने लगती है कि मैं कल से तुमको कॉल कर रही हूँ, क्यों तुम मेरा फोन पिक नहीं कर रहे? राजू, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? देखो राजू, कल मैं 10 बजे अंडमान जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। राजू भी कहने लगता है कि मैं आऊँगा, मेरी जरूर एक छोटा सा काम है बस। थोड़ी देर के बाद जब वो सलीम उस गांधी को पैसे वैसे दे रहा होता है, उसी वक्त यहाँ पर पुलिस वाले आकर हर जगह पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ के सारे लोग अपनी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दरमियान में राजू और जॉनी भी मौका देखकर अपनी गाड़ी के जरिए से फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों पुलिस से बचने के लिए एक लॉज पर आकर स्टे करने लगते हैं। इस टेंशन भरे माहौल को रिलैक्स करने के लिए जॉनी टीवी ऑन करके सीरियल देखते रहता है। अब वही बगल वाले रूम में रघु और दिव्या होते हैं जो कांड करने के लिए आए थे। अब ये दोनों भी उस पुलिस वाले को देखने लगते हैं, वही आर्मुगम को। पुलिस वाले को देखकर ये दोनों यहाँ से भी भागने लगते हैं। शायद वो पुलिस वाला आर्मुगम राजू और जॉनी को देखकर इनके पीछे लग जाता है, मतलब इनको फॉलो करते रहता है। अब इस आर्मुगम के बारे में बात करें तो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है। जब किसी बंदे को एनकाउंटर करके रिलैक्स हो रहा होता है, तभी उस कीर्ति का फादर इस आर्मुगम को कॉल करके कहने लगता है कि तुमने फ्लैट के बारे में बात किया था ना, मैं वो फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरी बेटी एक ऑटो ड्राइवर के साथ भाग गई, किसी भी तरह से उन दोनों को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, वो दोनों काकीनाडा जा रहे हैं। पुलिस वाला कहने लगता है, अरे सर आप फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। इस तरह से इस लॉज के पास आकर प्रसाद और कीर्ति के फोटो दिखाकर इनके बारे में पूछताछ करते रहता है। उसी वक्त टोलगेट के पास रहने वाला एक बंदा इस आर्मुगम को कॉल करके कहने लगता है कि सर आप जिस लड़का लड़की के बारे में पूछा था
वो अभी एक टोल गेट से गुजरे हैं। यह सुनने के बाद आर्मुगम वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन इस पुलिस वाले को देखकर रघु और दिव्या यही सोचने लगते हैं कि पुलिस वाला इन दोनों के पीछे पड़ा है। सेम राजू और जॉनी भी यही सोचने लगते हैं कि वो सारा पुलिस वाला हमारे पीछे क्यों पड़ा है। इसी चेजिंग के दौरान राजू और जॉनी अपनी गाड़ी को साइड में घुमा लेते हैं। सेम रघु भी यही करने लगता है कि ये पुलिस वाला हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इस तरह से ये भी दूसरे रास्ते पर अपनी गाड़ी को निकालने लगता है। तभी वो लड़की कीर्ति उस पुलिस की गाड़ी को देखकर मल्लेश से कहने लगती है, अरे भैया तुम फटाफट से गाड़ी को भगाओ, वो पुलिस वाले हमें ही पकड़ने के लिए आ रहा है। मल्लेश पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा फादर कौन है। कीर्ति कहने लगती है कि एक्स एमएलए। एट द सेम टाइम राजू से भी हमको यही बात पता चलती है कि वो ड्रग्स वही एक्स एमएलए का था। एक और शॉकिंग बात यह है कि वो दिव्या भी उसी एक्स एमएलए से भाग रही होती है कि मुझे किसी भी तरह से काकीनाडा पहुंचा दो, अगर वो लोग मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे मार ही देंगे। अब ये सारे लोग किसी भी तरह से कल सुबह 10 बजे तक काकीनाडा पहुंचना होगा, तब इन सारे लोगों की जान बच सकती है। मतलब इनडायरेक्टली इन लोगों का दुश्मन वही एक्स एमएलए होता है। एक्चुअली वो एक्स एमएलए अपनी बेटी की शादी दूसरे मिनिस्टर के बेटे से करवाना चाहता था। मतलब अगर ऐसा हो गया तो इस एक्स एमएलए को दोबारा सीट मिल सकती है, मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन कीर्ति ये बात जानकर अपने बॉयफ्रेंड प्रसाद के साथ यहाँ से भाग निकली। खैर मल्लेश किसी भी तरह से उस पुलिस वाले से बच जाता है। कीर्ति ने मल्लेश से ये कहा था कि अगर आप हम दोनों को सेफली काकीनाडा पहुँचा दोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। इस तरफ राजू और जॉनी जा रहे होते ना। जॉनी राजू से पूछने लगता है, अरे उस सलीम के आदमी हमें क्यों मारेंगे। तो राजू यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील करने लगता है। सुबह में जब उस जगह पर आकर पुलिस वाले फायरिंग कर रहे थे तो इसी मौके का फायदा उठाकर राजू वो 10 करोड़ चुरा लेता है जो सलीम गांधी को देने वाला था। सलीम उसके आदमी तो किसी भी तरह से रिलीज हो जाएंगे, लेकिन वो लोग इन दोनों के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ पर डील हो रही थी तो मेरी राजू को कॉल करके यही बात कहा था कि तुम दोनों कुछ भी ना करो तो भी चलेगा, मैं तुम दोनों को अच्छे से संभाल लूंगी, प्लीज आप दोनों कोई भी गलत कदम मत उठाना, इस दुनिया में मेरा आप दोनों के अलावा कौन है। तो राजू बहुत इमोशनल होकर ये खुद पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। सो जब ये बात सलीम के बॉस को पता चलती है, मतलब वही एक्स एमएलए को पता चलती है, सलीम और उसके आदमियों से कहने लगता है कि तुम लोग किसी भी तरह से उन दोनों को फाइंड आउट करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए और उसी तरह से मेरा माल भी। अब यहाँ पर दिव्या के बारे में बात करें, जब दिव्या को दिखाया गया था उस वक्त इसी एक्स एमएलए के साथ रात बिता रही थी और उसी तरह दिव्या यहाँ से जाते जाते उस एक्स एमएलए की रिंग अपने साथ लेकर जाती है जो उसका बहुत ही सेंटिमेंट होता है। मतलब इस बंदे का यही मानना होता है कि इसकी रिंग गुम हो जाने की वजह से ही इसके ऊपर इतने सारे प्रॉब्लम्स आ पड़े। वो ब्रोकर दिव्या को कॉल करने पर दिव्या अपना फोन स्विच ऑफ कर चुकी होती है, मतलब उसका फोन पिक ही नहीं करती। अब प्रेजेंट पर दिव्या की छोटी बहन दिव्या को कॉल करके अपने फादर के बारे में बोलने लगती है कि डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पापा का ऑपरेशन करवाना होगा, दीदी तुम किसी भी तरह से 5 लाख रुपए एडजस्ट करो। दिव्या ने ऑलरेडी उस एक्स एमएलए को 5 लाख रुपए पूछा था, लेकिन उस बंदे ने नहीं दिया। तो अपने बैग में उस रिंग को देखकर सोच लेती है कि इस रिंग के जरिए से ये पैसे हासिल कर लेगी। दिव्या अपने घर वापस जाने के लिए ही रघु से ये कहा कि मुझे काकीनाडा पर ड्रॉप कर दो। पहले तो रघु नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है। उसी वक्त रघु की गाड़ी का और राजू की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकरा जाती है। अब उसी रास्ते से मल्लेश की एम्बुलेंस भी आती है, इसका भी थोड़ा सा एक्सीडेंट होने लगता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से रघु को थोड़ा सा जख्म हुआ होता है। अब मल्लेश तो रघु को ऑलरेडी जानता होता है, थोड़ी बहुत मरहम पट्टी करने लगता है इसकी। ये सब कुछ होने के बाद मल्लेश ये ऑब्जर्व करता है इसके बगल में जो प्रसाद और कीर्ति होते हैं वो अब नहीं होते। मतलब एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होते ही वो दोनों यहाँ से निकल चुके होते हैं। मल्लेश बहुत अफसोस करने लगता है, अरे यार 10 लाख रुपए खामखा चले गए। दूसरी तरफ प्रसाद और कीर्ति कोई बस पकड़कर काकीनाडा जाते रहते हैं। अब प्रसाद उस मल्लेश को मैसेज करने लगता है कि मल्लेश भैया आप हमारी फिक्र मत करिए, हम दूसरे बस में आ चुके हैं और काकीनाडा जाने के बाद हम आपको आपका अमाउंट दे देंगे, आपने हमारी बहुत मदद की। तब जाके मल्लेश को थोड़ा सा तसल्ली होने लगती है। दूसरी तरफ वो दिव्या अपने पर्सनल लाइफ के बारे में रघु को बताती रहती है कि किस तरह से दिव्या इस फील्ड में आई। कोई भी लड़की इस फील्ड पर जानबूझकर नहीं आती, हर एक लड़की की अपनी अपनी मजबूरी होती है। दूसरी तरफ सलीम और उसकी गैंग राजू और जॉनी को ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट पर आते हैं, बस ऐसे डिनर करने के लिए। सलीम के एक बंदे से सलीम को ये बात पता चलती है कि उस जॉनी की एक बहन है जिसका नाम है मेरी, अगर काकीनाडा में उसे उठा लेंगे तो ये दोनों इसके हाथ लग जाएंगे। तो वो सलीम फटाफट से उस शरीफ को कॉल करके उस मेरी को किडनैप करने के लिए कहता है
वही राजू के बॉस को कॉल करके। शॉकिंगली उसी रेस्टोरेंट में राजू और जॉनी भी बैठे होते हैं। राजू मेरी को कॉल करते रहता है लेकिन इसके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता, तो ये राजू हल्के से साइड में जाते हुए सलीम से ही उसका फोन मांगने लगता है मेरी को कॉल करने के लिए। ये दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, अपने अपने टेंशन में होते हैं। इसी रेस्टोरेंट में रघु और दिव्या भी बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। इस दिव्या की कंपनी रघु को बहुत पसंद आने लगती है, मतलब इसकी बातें, बहुत ही चिल तरीके से रहना। उसी बगल वाले कैबिन में दिव्या का ब्रोकर भी बैठा होता है जो दिव्या की तलाश में होता है, एक्स एमएलए ने कहा था। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ प्रसाद और कीर्ति जिस बस के जरिए से जा रहे होते हैं, पता चलता है कि थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, रोड ब्लॉक हो चुका है। उसी ढाबे के पास मल्लेश और राममूर्ति भी बैठे होते हैं डिनर करने के लिए। राममूर्ति कहने लगता है अरे मल्लेश, लोगों का कहना है कि आगे रास्ता बंद है। मल्लेश कहने लगता है अरे सर, मैंने कहा ना आप चिल से बैठो, सुबह होने तक मैं दूसरे रास्ते से आपको काकीनाडा पहुंचा दूंगा। इसी बातचीत के दौरान ये राममूर्ति अपने बॉस के बारे में काफी सारी बुराइयां करने लगता है। थोड़ी देर के बाद मेरी उस सलीम के फोन को कॉल करने लगती है क्योंकि राजू ने इसका ही फोन लेकर मेरी को कॉल किया था। सलीम को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो लड़की कौन है और उसे क्यों फोन कर रही है। उसी वक्त इस सलीम को राजू और जॉनी भी देख लेते हैं। चुपके से ये दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। इसी फैमिली रेस्टोरेंट में वो पुलिस वाला भी होता है, वही आर्मुगम। तभी ये आर्मुगम ये देखता है कि प्रसाद और कीर्ति रघु की गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। ये देखकर आर्मुगम फटाफट से उन लोगों को फॉलो करने लगता है। इस तरह से दोबारा एक के पीछे एक चेजिंग होने लगती है, मतलब सलीम के लोग राजू के पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ वो शरीफ मेरी के हॉस्टल पर आता है मेरी को किडनैप करने के लिए। तब इसको ये बात पता चलती है कि मेरी तो ऑलरेडी किसी बंदे के साथ चली गई। बात यह है कि राजू ने ऑलरेडी अपने सौतेले भाई को फोन करके मेरी को पिक करने के लिए कहा था। सो शरीफ वहाँ पर जाने से पहले इसका सौतेला भाई मेरी को पिक कर लेता है, लेकिन अनलकीली तभी शरीफ इन दोनों को देखकर मेरी को किडनैप कर ही लेता है। इस तरफ राजू और जॉनी जिस गाड़ी में जा रहे होते हैं, इस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि इस रास्ते पर किससे मदद मांगे। दूसरी तरफ मल्लेश के एम्बुलेंस का टायर पंचर हो जाता है, इसके पास स्टेपनी भी नहीं होती। राममूर्ति से कहने लगता है कि सर आप यहीं पर रहकर किसी से हेल्प मांगिए, मैं यहाँ पर आसपास पंचर शॉप कहाँ पर है देख कर आता हूँ। राममूर्ति तो बहुत डरने लगता है कि अरे मल्लेश, मैं अकेले एक लाश के साथ कैसे रहूँ यार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मल्लेश कहने लगता है अरे सर, मरे हुए लोगों से क्या डरना, जिंदा लोगों से हमको डरना चाहिए, आप यहीं पर रुकिए, मैं थोड़ा आगे जाकर आता हूँ। दूसरी तरफ राजू और जॉनी आते जाते गाड़ियों से लिफ्ट मांगते रहते हैं। उसी रास्ते से सलीम और उसकी गैंग गुजरते हुए इन दोनों को देखकर अपनी गाड़ी को रुकाने लगते हैं लिफ्ट देने के लिए। लेकिन जब वो लोग इन दोनों को देखते हैं, इनको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये दोनों उन लोगों से बचने के लिए एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर छुपे रहते हैं। इसी दरमियान में मल्लेश भी यहाँ पर आता है थोड़ी बहुत मदद मांगने के लिए। इस मल्लेश को देखकर सलीम और उसकी गैंग यही समझने लगते हैं कि ये कोई पुलिस वाला है। उसी वक्त हॉस्पिटल से मल्लेश को कॉल आने पर मल्लेश किसी ऑपरेशन वगैरह के बारे में बातचीत करते रहता है। यह सुनने के बाद सलीम और उसकी गैंग को पक्का यकीन होने लगता है कि सच में ये पुलिस वाला है, एनकाउंटर करने के लिए ही यहाँ पर आया है। यह सीन्स बहुत ही फनी है। थोड़ी देर के बाद मल्लेश वहाँ से जाने के बाद सलीम और उसकी गैंग भी यहाँ से चले जाते हैं। राममूर्ति ऑलरेडी किसी बंदे से हेल्प मांग चुका होता है, मतलब स्टेफनी के जरिए से टायर चेंज कर चुका होता है। दूसरी तरफ वो आर्मुगम रघु की गाड़ी को रोक लेता है। दिव्या ने यही सोचा था कि पुलिस वाला इसके लिए ही रोका है, लेकिन इसकी गाड़ी में वो प्रसाद और कीर्ति होते हैं। स्पेशली प्रसाद को गन से धमकाने लगता है कि एक ऑटो ड्राइवर होकर एमएलए की बेटी चाहिए तुमको, अब तो तुम पक्का मरोगे बेटा। लेकिन तभी दिव्या बहुत ही हिम्मत जुटाकर उस पुलिस वाले से गन छीनकर उसको उसकी गाड़ी से ही लॉक कर देती है। कहने लगती है कि तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े भी निकाल लिया। दिव्या जाने से पहले हथकड़ी की चाबी थोड़ी दूरी पर फेंक कर जाती है। वो पुलिस वाला अपने हाथों की हथकड़ी खोल लेता है बाद में। रघु और दिव्या प्रसाद और कीर्ति को किसी बस में बिठाकर काकीनाडा भेज देते हैं। रास्ते के दरमियान में दिव्या कहने लगती है कि अब तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं, चलो अब हम दोनों खूब तरीके से एंजॉय करते हैं। तभी वो रघु गाड़ी रुकाकर दिव्या को प्रपोज करने लगता है कि दिव्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी तुम बहुत ही खुश हो और मैं भी तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ। ये खुशी मुझे जिंदगी भर चाहिए। दिव्या भी बहुत खुश होकर इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है कि सोसाइटी जाए भाड़ में। अब फाइनली सुबह होने के बाद मल्लेश काकीनाडा पहुंच जाता है और उसी तरह राजू और जॉनी भी अपनी जख्मों की मरहम पट्टी करने के लिए एक हॉस्पिटल पर आते हैं। इसी हॉस्पिटल में दिव्या की बहन होती है। डॉक्टर कहने लगता है क्या रे बेटा, तुमने अभी तक पैसे को रेडी नहीं किया, जल्द से जल्द तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करवाना होगा। दिव्या की बहन कहने लगती है कि सर बस थोड़ी देर और मेरी बहन आती ही होगी। दिव्या की बहन की प्रॉब्लम को सुनकर वो राजू अपना खून दिव्या के फादर को देने लगता है
और उसी तरह से पैसे भी देने लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इन दोनों के पास तो ऑलरेडी काफी सारे पैसे होते हैं। बाद में ये दोनों फटाफट से रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेरी ने इन दोनों को इसी स्टेशन के पास आने के लिए कहा था। दूसरी तरफ प्रसाद और कीर्ति को दिखाया जाता है, इन दोनों ने यहाँ पर आकर शादी कर चुके होते हैं। अब कीर्ति प्रसाद को लेकर अपने फादर के पास जा रही होती है। इस तरह से जब कीर्ति और प्रसाद इसके घर पर आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे लोग होते हैं। शॉकिंग बात यह है कि कीर्ति का फादर मर चुका होता है। एक और शॉकिंग बात यह है कि मल्लेश के एम्बुलेंस में इसी कीर्ति के फादर की डेड बॉडी होती है। मतलब कल ये एक्स एमएलए अपने भाई को देखने के लिए हैदराबाद गया था, तभी इसको ये बात पता चलती है कि कीर्ति प्रसाद के साथ भाग गई। तो शायद इसी सदमे की वजह से हार्ट अटैक आकर इसकी मौत हो गई। कीर्ति का फादर मरने की वजह से काफी सारे लोगों को फायदा भी होता है, जैसे दिव्या का ब्रोकर सलीम और उसके आदमी। दूसरी तरफ उस राजू के पास इसका बॉस मेरी को लेकर आता है। बात यह है कि जब राजू ने सलीम के पैसे चुरा लिया तो अपने बॉस को कॉल किया था। इसके बॉस ने कहा था कि वो सारे पैसे तुम यहाँ पर लेकर आ जाओ, हम दोनों बांट लेंगे। मतलब राजू का बॉस मेरी को किडनैप नहीं किया था, उल्टा इसको सेफ रखा। दूसरी तरफ रघु और दिव्या को दिखाया जाता है, ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। दिव्या के फादर का ऑपरेशन हो गया। कीर्ति के फादर की जो रिंग होती है वो उसी बीच के पास फेंक देती है। शॉकिंगली ये रिंग राममूर्ति को मिलती है। इसको भी पैसों की सख्त जरूरत होती है। बहुत खुश होने लगता है कि अब तो इसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी तरफ कीर्ति और प्रसाद मल्लेश को काफी सारे पैसे देने लगते हैं इसकी मदद के लिए। वो मल्लेश अमेरिका जाकर यही एम्बुलेंस ड्राइवर बन जाता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।